हेलो एवरीवन, मैं ममतेज गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो हुआ था 8 जनवरी 2022 को। और हमने इसके कई सारे पार्ट पहले कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सी टेट प्रीवियस पेपर की प्लेलिस्ट दे रखी है, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं बाकी के इसी पेपर के पार्ट भी। और बाकी और भी मैंने 2-3 पेपर पहले कंप्लीट करा दिए हैं सी टेट के, तो आप उनको भी देख सकते हैं। और ये साइड में जितनी भी प्लेलिस्ट लगी हुई है ये सभी मैंने पढ़ाई है। मैंने पूरी एनसीईआरटी को बहुत डिटेल में पढ़ाया है, क्योंकि मैंने पिछली साल भी देखा था, इस साल भी जब मैं प्रैक्टिस सेट करा रही हूँ तो इस साल भी नोटिस किया है ये चीज कि जो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके सीटेट में वो सभी आपके एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी से बाहर इसमें कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको अच्छे से करनी है। कौन कौन सी? 6, 7, 8 की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। और 7th क्लास की पॉलिटिकल साइंस अगर आपके पास टाइम हो तो आप पढ़ लेना, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने जितना देखा है, पढ़ा रही हूँ, जब बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, कभी एक आध कोई क्वेश्चन पूछा गया हो तो मैं नहीं कह सकती, बाकी मुझे बहुत ज्यादा क्वेश्चन उसमें से देखने को नहीं मिले। ठीक है, 6 की और 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको जरूर कर लेना। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60। और ये देखो इसी से ही है, ग्राम पंचायत जो है वो 6 क्लास की एनसीईआरटी में ही है पॉलिटिकल साइंस में, और ये आपका स्थानीय सरकार के अंतर्गत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, 60 तक हम पहले पार्ट में कंप्लीट कर लिए थे, आज देखेंगे हम 61 से। भारत में कृषि श्रमिकों और निर्माण श्रमिकों को भुगतान करने हेतु न्यूनतम वेतन कौन तय करता है? यानी कि ये चीज कौन तय करेगा कि कोई भी श्रमिक है जिससे हम काम ले रहे हैं, जिसे चौराहे पे से मजदूर लेके आते हैं, या कहीं एक जगह होती है जहाँ पर जिन लोगों को काम की जरूरत होती है, रोजगार की जरूरत होती है, वो वहां पर खड़े हो जाते हैं। बाकी जिन लोगों को काम कराना होता है वो वहां से उन मजदूरों को ले आते हैं। तो इसमें बार्गेनिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप 50 रुपए कम कर लो या 20 रुपए कम कर लो, इनका जो रेट होता है वो फिक्स होता है। तो इस चीज को फिक्स कौन करता है? ये चीज कहाँ से फिक्स होती है? ठीक है, कि मजदूरों को कम से कम, न्यूनतम वेतन का मतलब है कम से कम आपको इतना वेतन देना ही पड़ेगा, है ना। ए है ग्राम पंचायत, बी है जिला पंचायत, सी है राज्य सरकार, डी है संघ सरकार। तो 61 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी और डी, दोनों सही है। कि जब बजट पेश किया जाता है ना सरकार का, या हर साल बजट पेश किया जाता है फरवरी मार्च के लगभग, ठीक है, कभी फरवरी लास्ट में, कभी मार्च शुरू में, इस तरह से हर बार हर साल बजट पेश किया जाता है। तो राज्य की सरकारें अलग अलग, सभी 28 राज्य हमारे देश में, तो सभी अपने अलग अलग बजट पेश करती हैं, और केंद्र सरकार अपना अलग बजट पेश करती है। तो केंद्र सरकार भी इस चीज को मेंशन करती है, उसमें डालती है कि कम से कम मजदूरों को कितनी वेतन दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका मन है कि आप 100 रुपए में ही किसी काम करने के लिए किसी मजदूर को ले आएंगे, ऐसे कोई मजदूर काम नहीं करने आएगा। उनका फिक्स होता है कि कम से कम आप इतने दोगे। अगर आप उनसे ज्यादा काम कराओगे तो फिर वो उसके पैसे बढ़ा देते हैं कि भाई इतना ज्यादा काम लिया है तो आप इसका हमें ज्यादा पेमेंट कीजिए। तो ये कब तय किया जाता है? जब भी वो बजट पेश करते हैं हर साल, तब बताया जाता है कि मजदूरों की इस साल की न्यूनतम वेतन इतना है। और ये बढ़ता रहता है हर साल, जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है वैसे वैसे वेतन भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो हर साल का अलग अलग होता है महंगाई के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 62, दादन व्यवस्था पुटिंग आउट व्यवस्था की सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहला है, जुलाहों के पास जुलाहे होते हैं जो कपड़ों को बुनते हैं। ठीक है, पहले मशीन नहीं होती थी, बड़े बड़े कारखाने नहीं होते थे, लोग क्या करते थे, एक दो उनसे चरखों से या हाथ से उनको कपड़ों को बुनते थे, कपड़ों को बनाते थे। जैसे साड़ी वगैरह भी अगर महाराष्ट्र में जाएंगे तो पुरानी परंपरा अगर आप कहीं देखेंगे तो साड़ी वगैरह की जो मशीन होती है वो हथकरघा भी इनको हम बोल सकते हैं। तो ये मतलब अपने घर पे ही काम करते हैं कुटीर उद्योग के तौर पर। ठीक है, बाजार दर की जानकारी ना होने की वजह से व्यापारियों द्वारा उन्हें कम पैसे दिए जाना। देखो सबसे बड़ी समस्या के बारे में पूछा है, मतलब उनको क्या प्रॉब्लम थी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही थी कि जो व्यापारी थे वो ज्यादा मुनाफा कमा रहे थे, जुलाई ही इतना ज्यादा
नहीं कमा पा रहे थे, उसकी कारण ये था कि उनको बाजार की जानकारी ही नहीं थी, उनको पता ही नहीं था। जब जो अंग्रेज थे वो ज्यादा समझदार थे, उन्होंने क्या किया कि जो जुलाहे थे उनसे बहुत कम कीमत पर कच्चा सूत ले लेते थे और रेशम ले लेते थे, और बाद में उसका ही उसको अपने देश में ले जाते थे और इंग्लैंड से कपड़ा बना के लेके आते थे और उसको 100 गुना ज्यादा महंगा बेचते थे। ठीक है, तो ये व्यवस्था जो दादन व्यवस्था थी, इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान था वो जुलाहों को ही था। अब बी ऑप्शन देखेंगे, व्यापारियों को कच्चा माल जुलाहों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त परिवहन खर्चा करना। देखो ये नहीं है इसका आंसर। और आगे भी पढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर 3, जुलाहों का कच्चा माल की गुणवत्ता पर कोई निर्णय ना ले पाना, तो ये भी नहीं है इसका। और नेक्स्ट देखते हैं, जुलाहों द्वारा भेजे गए तैयार उत्पादन पर व्यापारियों का कोई नियंत्रण ना होना। व्यापारियों का ही नियंत्रण होता था। ठीक है, व्यापारी जैसा चाहते थे वैसा करते थे, और जबकि जुलाहों का कोई नियंत्रण नहीं होता था। ठीक है, और बहुत ज्यादा मूल्य नहीं देते थे, बहुत कम पैसे इनको दिए जाते थे जुलाहों को, और ज्यादा मुनाफा कौन ले रहा था? व्यापारी। और व्यापारी कौन थे? अंग्रेज व्यापारी। ठीक है, और ये जो दादन व्यवस्था थी ये पहले चलती थी। औपनिवेशिक भारत की कहानी में ही ये एक प्रसंग दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से क्या शहरी जीव को उपार्जन से ज्यादा सुरक्षित साधन उत्पन्न करने में मदद करेगा? को आएगा। ठीक है, को, जीव को उपार्जन को। अब देखो जीव को उपार्जन क्या होता है? जीव को उपार्जन वो होता है कि कोई भी वो काम जिससे किसी व्यक्ति का घर चलता है। जैसे आप लोग ये देख रहे हैं वीडियो, तो आप में से किसी के पापा की दुकान होगी, किसी के पापा जॉब करने जाते होंगे, तो उनका जीव को उपार्जन क्या हो गया? जैसे आप जिसकी दुकान है उनका जीव को उपार्जन हो गया दुकान। ठीक है, किसी के पापा रिक्शा चलाते हैं तो उनका हो गया रिक्शा। ठीक है, और किसी के पापा कुछ और काम करते हैं, फेरी वाले का काम करते हैं तो फेरी वाले का। फिर किसी के डॉक्टर हैं तो उनका जीविकोपार्जन क्या हो गया? डॉक्टरी गिरी करना। किसी के वकील हैं तो वकालत करना। ठीक है, मतलब आपके पापा जो भी, या आपके भाई, या आप खुद जो भी काम कर रहे हैं जिससे आपके घर में पैसे आ रहे हैं और उन पैसों से आपका घर चल रहा है। ठीक है, उन पैसों से आप अपनी सुख सुविधाएं खरीद रहे हैं, खाना वाना खा रहे हैं, तो उस काम को क्या बोलेंगे? जीव को उपार्जन, यानी कि जीवन को चलाने के लिए किया गया कार्य। ठीक है, जिससे आपके पैसे मिलेंगे उससे ही तो जीवन चलेगा, बिना पैसों के थोड़ी ना जीवन चलता है। अब देखते हैं कि सबसे ज्यादा सुरक्षा कौन सा काम देगा जीव को उपार्जन के लिए। यानी आप सीधे सीधे ये समझ लीजिए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन वो है जो जिसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मतलब काम मिलना, काम मिलेगा तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो घर चलेगा। ऑप्शन है 1, रेहड़ी फेरी वालों को प्रतिबंधित करने वाले कानून को हटाना। देखो हमारे देश में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद की दुकान नहीं है। ठीक है, वो क्या करते हैं? रेहड़ी, यानी कि जैसे कुछ कॉस्मेटिक का सामान भी बेचते हैं, चूड़ी बिंदी ऐसी चीजें भी बेचते हैं रेहड़ी पर रखकर। कुछ फेरी वाले होते हैं जो गली में ही सूट सलवार ऐसे बेचते हैं, या फिर गली में आपको सब्जी वगैरह दे जाते हैं, फल वगैरह दे जाते हैं, गली गली में आते हैं ना बेचने वाले। उस तरह के लोगों के लिए बोला है कि रेहड़ी पटरी वाले और फेरी वाले को प्रतिबंधित करने का जो कानून है उसको हटाना। यानी कि ये कानून हटा देना कि भाई अगर आपको कहीं भी चौराहे पे खड़े होकर अपना कोई भी सामान बेचना है तो आप बेच सकते हैं, आपको कोई भी पुलिस कुछ नहीं करेगी। जबकि ये कानून होता है जो नगर निगम होती है वही बनाती है हर नगर में ये कानून। और अभी हाल फिलहाल में मैंने 1-2 दिन में आपको वीडियो मिलेगी नगर निगम की। ठीक है, नगर प्रशासन की, ये 6 क्लास की जो एनसीईआरटी है, चैप्टर नंबर 6 से आया है ये क्वेश्चन। ठीक है, ऐसा आप मान सकते हैं। और तो जो नगर निगम है वो नियम तय करता है कि कोई व्यक्ति रेहड़ी लगा सकता है या नहीं लगा सकता, और किस किस रोड पे लगा सकते हैं, किस किस रोड पे नहीं लगा सकते। मान लीजिए कोई रोड बहुत ज्यादा व्यस्त रहती है, वहां पे स्कूल के बच्चे भी निकल रहे हैं, नौकरी पैसे वाले भी लोग निकल रहे हैं, तो वहां पर जो ठेली वगैरह होती है उनको खड़ा होने के लिए मना इसलिए होती है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो जाए, बाकी के लोगों को असुविधा ना हो जाए, ताकि वो ऐसा ना हो कि वो ठीक से अपने काम पर पहुंच ही ना सके, समय पर ना पहुंच सके। ठीक है, तो कुछ जगह प्रतिबंधित होता है, तो उन्होंने बोला अगर इस प्रतिबंध को हटा दिया जाए तो ये सबसे ज्यादा जो
इच्छा करेगी किस साधन को उत्पन्न करने में करेगी, रोजगार को। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति कहीं भी फिर खड़े होकर अपना काम चला सकता है, कहीं भी फल बेच सकता है, सब्जी बेच सकता है, या कुछ भी उसका जो भी है छोटा मोटा वो काम कर सकता है। दूसरा है अनियमित रोजगार के और प्रकार बढ़ाना। तीसरा है नियुक्तिकर्ता को न्यूनतम वेतन और न्यूनतम काम के घंटे निर्धारित करने की आजादी देना। नियुक्तिकर्ता, नियुक्तिकर्ता कौन है? जो अपने घर काम पे रख रहा है। ठीक है, जो आपको अपने घर काम पर रख रहा है उसको ये आजादी देना कि वो तय करेगा कि कितने घंटे काम करोगे और कितना वेतन देगा वो। ठीक है, तो वो कोई भी व्यक्ति कम से कम पैसे देना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा घंटे काम लेना चाहता है, तो ये तो एक तरह का शोषण ही हो जाएगा, है ना। क्या करेंगे अगर नियुक्ति करता ही, यानी कि जो काम पे रख रहे हैं वही डिसाइड करेंगे कितने घंटे काम करना, कितने पैसे देने, तो वो तो बहुत कम पैसे देंगे और ज्यादा से ज्यादा काम ले लेंगे। फोर्थ है स्थायी रोजगारों की संख्या कम करना। तो ये क्या है? ये तो बेरोजगारी बढ़ाने वाली बात हो गई। स्थायी रोजगारों की संख्या कम करना, अगर संख्या कम हो जाएगी, स्थायी यानी कि जो नौकरियां होती हैं, जैसे बैंक की नौकरी है, वो कैसी है? स्थायी है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन के लिए बुलाएंगे किसी कर्मचारी को और पूरे महीने का काम करवा लेंगे उससे, या थोड़ा थोड़ा काम करवा लेंगे, मतलब दिन के हिसाब से बुलाएंगे किसी को, ऐसा तो नहीं हो सकता। अस्थायी कौन सी होती है? जब हम दिन के हिसाब से किसी व्यक्ति को काम करने के लिए बुला रहे हैं, हमें जितने दिन के काम करने की आवश्यकता है उतने दिन काम कराएंगे और बाकी का उसका छुट्टी कर देंगे। स्थायी ये होता है कि हम उसको नौकरी से नहीं हटा सकते, उसकी हर महीने पेमेंट आएगी। ठीक है, महीने से महीने वो काम करेगा, तो कौन से रोजगार के अंतर्गत आएगा? वो आएगा स्थायी रोजगार के अंतर्गत। ठीक है ना, तो ये जितनी भी नौकरियां होती हैं सब स्थायी रोजगार के अंतर्गत आती हैं। कोई बैंक में या कोई टीचर है ना, ये किसके अंतर्गत आएंगी? ये स्थायी के अंतर्गत आएंगी। और ये जो ऊपर दे रखा था उदाहरण, रेहड़ी वाला या फेरी वाला, ये किसके अंतर्गत आती है? अस्थायी रोजगार के अंतर्गत आती है, क्योंकि इनको इन जब ये काम करेंगे तब ही इनको पैसे मिलेंगे, अन्यथा इनको नहीं मिलेगा कुछ भी, है ना। और जरूरी नहीं है कि इनका काम डेली डेली लगे, कभी लग भी सकता है, कभी नहीं भी लग सकता है। तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल सटीक सही बैठ रहा है वो बैठ रहा है पहला, हालांकि दूसरा भी सही है, अनियमित रोजगार के और प्रकार बढ़ाना, लेकिन जो सबसे सही है वो पहला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। एक विशेष क्षेत्र जहां पर रहने वाले सभी मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे कहा जाता है। मतदाता अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, यानी कि अपने नेता को चुनते हैं। जब आप वोट डालने जाते हो तो किसी ना किसी को तो आप वोट डालते होगे। आप वोट डाल रहे हो मतलब आप चाहते हो कि वो व्यक्ति आपके क्षेत्र का नेता बने। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? वो जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र से वो व्यक्ति खड़ा होगा मतलब नामांकन करेगा। पहले तो उसको नामांकन करना पड़ेगा, ठीक है, फिर वो प्रचार करेगा कि भाई अगर मुझे आप अपने क्षेत्र का नेता बनाओगे तो मैं आपके क्षेत्र में ये विकास करूंगा। तो आप फिर देखोगे कि हाँ ये नेता ठीक रहेगा हमारे लिए, हमारा विकास करेगा, तो आप उसको वोट डालोगे। तो जिस क्षेत्र के लिए वोटिंग हो रही है, चुनाव हो रहा है, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? ठीक है, क्वेश्चन यही है। मैं क्वेश्चन को समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आप स्किप ना करके आओ। एक विशेष क्षेत्र जहां के रहने वाले सभी मतदाता यानी कि सभी व्यक्ति अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे कहा जाता है मतदाता केंद्र। ये तो नहीं है। मतदाता केंद्र का क्या मतलब है? जहां पर मतदान हो रहा है, यानी कि जिस केंद्र पर वोटिंग होती है वो। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो नहीं है, फर्स्ट नहीं है। सेकंड है सीट, है ना। सेकंड क्या है आपका? सीट। तो जो सीट है वो सही है, क्योंकि उसको हम सीट भी बोलते हैं कि ये इस सीट से खड़ा हुआ है, ये इस सीट से खड़ा हुआ। सीट मतलब उस क्षेत्र, और सी देखो सी का क्या मतलब है? चुनाव क्षेत्र, यानी कि जिस क्षेत्र के लिए चुनाव हो रहा है उसका। ठीक है, और क्षेत्र इन्होंने कुछ आगे पीछे दिया ही नहीं है। निर्वाचन क्षेत्र भी बोलते हैं उसको, चुनाव क्षेत्र भी बोलते हैं उसको, और सीट भी बोलते हैं। ठीक है, एक ही बात है। जैसे आपका जो मोहल्ला है उस मोहल्ले से जो भी पार्षद खड़ा है या कोई सांसद खड़ा है चुनाव के लिए, या फिर कोई एमएलए है, एमपी है, उस क्षेत्र से जो खड़ा है, तो उस क्षेत्र को क्या बोलेंगे? चुनाव क्षेत्र बोलेंगे, या सीट बोलेंगे, या निर्वाचन क्षेत्र बोलेंगे। ठीक है, तो बी और सी आपके सही है, बाकी जो पहला और चौथा है वो गलत है, यानी कि ए और डी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929
में निम्नलिखित प्रावधान थे। अब देखिए कौन कौन से प्रावधान थे जो 1929 में थे। और देखो ये जो आपका आया है 65 वाला आया है आपका 8th क्लास की हिस्ट्री एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 7। ठीक है, और देखो इससे पहले जो वाला जो आया था वो आया था आपका 6th क्लास की एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 4। और ठीक है, और जो इससे पहले वाला आया था वो आया था 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस से चैप्टर नंबर 8, ये वाला 63 वाला। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ लीजिए, सबके सब एनसीईआरटी से आए हैं, एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं आता है। तो आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लीजिए। और एनसीईआरटी को पढ़ने का सही तरीका ये है कि आप एनसीईआरटी बुक मार्केट से खरीद लीजिए और पहले आप वीडियो को देख लीजिए। बहुत शॉर्ट में वीडियो बनाइए, शॉर्ट कंटेंट रखा है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो है। हिस्ट्री की थोड़ी लंबी है क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर भी लंबे होते हैं। ठीक है, उसकी थोड़ी लंबी है। तो बाकी पॉलिटिकल साइंस के और इनकी तो बहुत छोटी छोटी वीडियो है। तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप बुक खोलिए और बुक में ही आप हाईलाइट कर लीजिए जो जो लाइन, मैंने जिन लाइनों को ज्यादा बोला है, जोर दिया है, मैंने बताया भी है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उनको आप हाईलाइट कर लीजिए ताकि आप जब इसका रिवीजन करेंगे सीटेट के लिए या आगे टीजीटी के लिए या आगे पीजीटी के लिए तो आपको आसानी रहेगी। नोट्स वोट्स के चक्कर में बिल्कुल मत पढ़ना, नोट्स मत बनाना। एनसीईआरटी के पूरे नोट्स आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मार्केट में भी नहीं मिलेंगे और आप खुद भी नहीं बना सकते हो क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप अगर पूरी एनसीईआरटी उतारोगे तो फिर नोट्स बनाने का मतलब ही क्या है, कोई मतलब ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी में ही हाईलाइटर से कर लेना है, या आप पेंसिल ले लीजिए, पेंसिल से निशान लगाते चलिए और साइड में जो जगह रहती है ना, अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ कुछ ऐड करना है, कुछ लिखना है, तो ऐसे जो आगे पीछे ऊपर नीचे जो साइड में जगह होती है वहां पर नोट डाल के लिख लीजिए। या फिर आपको लगता है कि हाँ कुछ ज्यादा ही लिखना है, कई कई चैप्टर होते हैं जो समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ ये बोर्ड से उतारना है, क्योंकि सारी चीज मैंने बोर्ड पे ही पढ़ाई है। ठीक है, आपकी हिस्ट्री तक जो आपको कहीं नहीं मिलेगी बोर्ड पे, है ना, वो भी मैंने आपको बोर्ड पे लिख लिख के पढ़ाई है। तो आप क्या करना है, एक पेपर लेना और उस बोर्ड को उतार लेना उस पेपर पर। ठीक है, मैं भी ऐसी करती थी जब मैं एनसीईआरटी पढ़ती थी, तो उस पेपर पर उस बोर्ड को पूरे को उतार लेना और एनसीईआरटी के पहले पेज पर या फिर सबसे लास्ट वाले पेज पर जिसपे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं उस पर स्टेपलर कर लेना। ठीक है, उस पेज को, तो आप जब भी एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप पहले देख लोगे कि हाँ मैम ने ये बताया था, और या फिर आपको भी कुछ लगता है कि हाँ कुछ इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करना है, तो उसी पेज पर कर लीजिए, लास्ट वाले पे कोई भी एक पेज फाड़ लीजिए कॉपी से या फिर मार्केट से खरीद लीजिए पेज ऐसे बुक के साइज के, और वहां पर आप स्टेपलर कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके नोट्स भी बन जाएंगे और आपका समय भी खराब नहीं होगा। ठीक है, 5 से 10 मिनट ही इस काम में लगते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं हम बाल विवाह निषेध अधिनियम क्या था जो 1929 में आया था। इसमें क्या था कि जो लड़की की आयु है वो कितनी थी, 16 वर्ष थी शादी की। ठीक है, लड़की कितनी होनी चाहिए शादी के लिए, 16 वर्ष होनी चाहिए, और लड़का कितने का होना चाहिए, 18 वर्ष आयु होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे अगर कम उम्र के लड़का या लड़की हैं तो उनका विवाह नहीं हो सकता। ठीक है, ये आया था, यानी कि उससे पहले जो 1929 से पहले 16 साल से भी कम लड़की की और 18 साल से भी कम लड़के की शादी हो जाया करती थी। बाल विवाह को खत्म करने के लिए ये नियम बनाया गया था। बाद में इसका संशोधन करके 18 और 21 साल कर दिया है। अभी हाल फिलहाल हमारे देश में 18 साल की लड़की कम से कम विवाह के लिए होनी चाहिए और 21 साल का लड़का कम से कम 21 साल का होना चाहिए, यानी कि जिस दिन उसका विवाह हो उस दिन वो लड़का 21 साल का होना चाहिए और लड़की कम से कम 18 साल की होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, इस वाक्यांश से क्या पर्याय है, यानी कि जो हमारा संविधान है वो कैसा है, एक जीवित दस्तावेज है। जीवित यानी कि जैसे हम लोग जीवित है ना, सांस ले रहे हैं हम लोग, उस तरह से संविधान को कैसा माना गया है, जीवित दस्तावेज माना गया है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इस बात को कौन सी ये जो ऑप्शन है वो सही बता रही है। पहला है संविधान जीवन के अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में सुनिश्चित करता है। दूसरा है संविधान का गठन भारत के वास्तविक लोगों द्वारा किया गया था, ना कि उसे बाहर से थोपा गया था। तीसरा है संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए उनके जीवन को वास्तविक अर्थ रखता है। उनके जीवन में क्या रखता है, वास्तविक अर्थ रखता है।
और चौथा है संविधान एक पावन, एक मिनट, पावन, सॉरी, संविधान एक पावन दस्तावेज है और इसलिए यह जीवित गुरु समान है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा थर्ड, कि जो संविधान है उसको जीवित दस्तावेज क्यों माना गया है, क्योंकि संविधान लोगों को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप ढालते हुए उनके जीवन में वास्तविक अर्थ रखता है। ठीक है, हर किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित कर रहा है, इसलिए वो कैसा है, एक जीवित दस्तावेज उसको माना गया है भारतीय संविधान को। ठीक है, और ये आपका 6 क्लास की, सॉरी 8th क्लास की पॉलिटिकल साइंस से आया है, चैप्टर नंबर 1। ठीक है, और चैप्टर का नाम भी शायद संविधान ही है। क्वेश्चन नंबर 67 इसी चैप्टर से आया है ये वाला क्वेश्चन भी। किस भाग को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा गया है? सॉरी ये दूसरे चैप्टर से है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष वाले चैप्टर से आया है। और ये जो बोला गया है अंतरात्मा, भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है, किसको कहा जाता है, फिर मैं बताऊंगी ये किसने बोला है। पहला है मौलिक कर्तव्य या दायित्व, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है नीति निर्देशक तत्व, चौथा है पंचायतें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा आपका दूसरा, कि जो मौलिक अधिकार है उसको संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। और ये कथन दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर जी ने बताया था, कहा था कि सबसे जो अच्छी चीज है हमारे संविधान में वो मौलिक अधिकार है, जो हर व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। हर व्यक्ति को इस तरह के अधिकार दिए गए हैं कि किसी भी भारतीय नागरिक का शोषण नहीं किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में फौजदारी कानून से संबंधित है? देखो ये आया है आपकी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी से, जो बुक है वो है क्लास 8 और चैप्टर नंबर 4। ठीक है, क्लास 8 और चैप्टर नंबर 4, और चैप्टर का नाम आपका होगा न्यायालय। ठीक है, न्यायालय या न्यायिक कुछ इस तरह से ही है ना। मुझे चैप्टर के नाम एग्जैक्ट याद नहीं रहते हैं, पता नहीं क्यों, वैसे मुझे पता रहता है कि इस चैप्टर से आया है, न्यायालय पढ़ाया है इस चैप्टर में। तो देखो फौजदारी कानून कौन से होते हैं, वो कानून जो अपराध की, वो केस जो अपराध की श्रेणी में आते हैं वो फौजदारी में आते हैं, और जो अधिकार से संबंधित होते हैं, अपराध नहीं अधिकार, जब अधिकार की लड़ाई होती है तो वो दीवानी कानून में आते हैं। फौजदारी कानून में कौन कौन से आएंगे, अपराध कौन कौन से होते हैं, अपराध होता है, अपराध की श्रेणी में आएगा चोरी, डकैती, मारपीट, धोखाधड़ी। ठीक है, इन सब की क्या होती है, एफआईआर होती है। फौजदारी केसों की कैसी क्या होती है, एफआईआर होती है, और इसमें ये सब आते हैं। यहाँ तक कि आपका दहेज भी फौजदारी में आता है, जबकि किसी ने किसी की दुकान छीन ली है, किसी की जमीन छीन ली है। ठीक है, जैसे भाई भाइयों में झगड़ा हो जाता है जमीन को लेके कि मेरा खेत यहाँ पर है या मेरी ज्यादा जमीन है तेरी कम जमीन है, उस तरह के मुकदमे, और प्लस आपके तलाक वाले मुकदमे, ये कहाँ किस में आते हैं, ये आते हैं दीवानी में, क्योंकि अधिकार की लड़ाई, अगर लड़ाई अधिकार की है, घर के बंटवारे को लेके, जमीन जायदाद को लेके, तो वो किस में आएगा, दीवानी में आएगा। अगर लड़ाई उसकी है अपराध की है, ठीक है, अधिकार अपराध में अंतर समझना आप, अधिकार की है तो दीवानी में आएगी, और अपराध वाले जो मुकदमे हैं, अपराध माने की आपके साथ कोई मारपीट कर रहा है, छल कपट कर रहा है, आपको किसी भी तरह से हानि पहुंचा रहा है, तो वो क्या है, वो अपराध है, और अपराध की श्रेणी वाले किस में आते हैं, फौजदारी में आते हैं। अब देखते हैं से संबंधित कौन सा कथन इसमें सही है। ए है अपराध की जांच के बाद अदालत में मुकदमा केस दायर किया जाता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है कि इसमें क्या होता है, एफआईआर होती है, आपके साथ कोई भी मारपीट करे, कुछ भी आपको गाली गलौज करे, तो आप क्या करेंगे, पास के थाने में जाएंगे और रिपोर्ट लिखवा के आ जाएंगे। बी है ऐसे व्यवहारों या क्रियाओं से निपटा जा सकता है जो कानून की दृष्टि में अपराध है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तीसरा है न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष की ओर से ही की जा सकती है, ऐसा नहीं है। अगर आपने देख लिया कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को बेरहमी से मार रहा है आपकी आंखों के सामने, तो आप तुरंत कॉल कर सकते हैं और बता सकते हैं कि यहाँ पर ये व्यक्ति इस व्यक्ति को मार रहा है, पुलिस वालों को आप फोन कर सकते हैं और पुलिस वाले आके उसको बचाएंगे। ठीक है, जबकि ये जो लाइन दी गई है, न्यायालय में याचिका केवल प्रभावित पक्ष दे सकता है, ये दीवानी केस में होता है। दीवानी का मतलब ये है कि मान लीजिए दो पक्षों के बीच लड़ाई है, दो पड़ोसी हैं, खेत के पड़ोसी हैं, या फिर कैसे भी है, मतलब
दो पक्षों में लड़ाई है जमीन के ऊपर कि आपने मेरी जमीन ले रखी है, तो कोई तीसरा व्यक्ति मुकदमा दायर नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम है, जिसकी व्यक्ति की जमीन कम है या किसी दूसरे व्यक्ति ने छीन ली है ना, केवल वही व्यक्ति मुकदमा दायर कर सकता है। ठीक है, और इसमें जो फौजदारी वाले कानून होते हैं उसमें कोई भी मुकदमा दायर कर सकता है। आपके आसपास में किसी लड़की के साथ मारपीट, लड़के के साथ मारपीट, तो आप कॉल करेंगे और पुलिस को बुला लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर अधिकार की लड़ाई हो रही है तो वही व्यक्ति मुकदमा दायर करेगा, और इसमें एफआईआर नहीं होती है। दीवानी में एफआईआर नहीं होती है, केवल फौजदारी में ही एफआईआर होती है। दीवानी में क्या होता है, दीवानी में आप न्यायालय में याचिका दायर करेंगे, यानी कि आप सबसे पहले न्यायालय में जाकर बोलेंगे कि हमारे अधिकार का हनन हो रहा है। ठीक है, कभी भी आपने देखा होगा कि जो दहेज के लिए तो एफआईआर की जाती है, वो फौजदारी के अंतर्गत आता है दहेज। ठीक है, लेकिन जो अगर आप तलाक की बात करें तो तलाक आपका दीवानी के अंतर्गत आता है। उसका क्या होता है, उसकी याचिका डाली जाती है कोर्ट में कि हम दोनों में झगड़ा है और हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते। फिर आपका वहां पर कोर्ट देखती है कि हाँ वास्तव में ही नहीं रहना चाहते, या थोड़ा बहुत कुछ करके कोर्ट पहले कोशिश करती है कि तलाक ना हो, पर कई बार कंडीशन होती है कि तलाक हो जाना ही ठीक होता है, तो फिर मतलब कोर्ट अपना फैसला सुनाती है। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1979 के बारे में सही है? यानी कि कौन सा इन ऑप्शन में सही है 1979 के बारे में। ठीक है, और ये आपका जो क्वेश्चन आया है, ये आया है 8th क्लास की एनसीईआरटी से, पॉलिटिकल साइंस से, चैप्टर नंबर 8, और लास्ट वाला चैप्टर है ये। ठीक है, आइए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, यह संविधान के अनुच्छेद 17 का संशोधन है। बिल्कुल गलत है, ये इसका अनुच्छेद 17 का संशोधन नहीं है। बी है, इसमें उन अपराधों की सूची है जिन्हें अपमान के स्वरूप के तौर पर पहचाना गया है। ये बिल्कुल सही है कि कुछ ऐसे शब्द हैं, जाति सूचक शब्द हैं, या कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको अपमान माना गया है। ठीक है, मतलब कोई भी व्यक्ति एससी या एसटी के व्यक्ति को उन शब्दों से कहकर पुकार नहीं सकता, या उन शब्दों का उनके लिए प्रयोग नहीं कर सकता। सी है, इसमें आदिवासी या दलित समुदाय की महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सूची है, यानी कि एसटी या एससी की महिलाओं के साथ कोई भी अपराध हो रहा है उसकी ये सूची है कि कौन कौन सी क्रिया को अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। ठीक है, और लास्ट है आपका डी, इसमें ऐसे कृत्यों की सूची भी है जिसके द्वारा दलित और आदिवासियों को वंचित रखा गया है। तो इसका जो आपका 69 का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सी और डी आपके सही है। ठीक है, कौन कौन से सही है, बी, सी और डी आपके सही हैं, जबकि आपका ये जो ए है ये गलत है, क्योंकि ये इसका संशोधन नहीं है। जो आर्टिकल 17 है वो किससे संबंधित है, आर्टिकल 17 आपका संबंधित है अस्पृश्यता उन्मूलन से, यानी कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छुआछूत का व्यवहार रख रहा है, आपसे स्पर्श नहीं होना चाहता है, या आपको कहीं भी किसी भी मंदिर में या कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर जाने से रोक रहा है, तो वो आर्टिकल 17 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आएगा, जबकि ये नियम अलग है और अस्पृश्यता उन्मूलन नियम अलग है। ठीक है, तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना। जो भी फ्रेंड आपके सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन फ्रेंडों के साथ मेरी इस वीडियो को शेयर कर देना। और अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को पहले कभी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको सारी वीडियो मिल जाए, है ना। और मैंने आपको वीडियो शुरू में बताया था, वीडियो के शुरू में, कि मैंने पूरी एनसीईआरटी को बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कराया है, तो आप उन सभी प्लेलिस्टों को भी एक एक बार देख लीजिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी सीटेट की सोशल साइंस की तैयारी करने में। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दिया करो, जो भी आपको मेरी पढ़ाने में अच्छा लगता है, या कुछ भी चीज आपको जो भी समझ में आता है, प्लीज जो भी आपका मन करता है एक छोटा सा कमेंट कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, लाइक जरूर कर देना। और अगर चैनल पर पहली बार देख रहे हैं मेरी वीडियो को, तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।